तो यहाँ पर जूलॉजी में आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पहले आ चुके हैं। और इन 30 क्वेश्चन में आपको थोड़े एक दो कठिन भी मिल सकते हैं और बाकी तो सब सरल मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन इतना है कि सारे इंपॉर्टेंट है और सारे अपने सिलेबस से पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ एक दो में अपने को दिक्कत हो सकती है तो उसको सुलझाना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं जूलॉजी के वो 30 क्वेश्चन कौन से हैं आज के, जिनको अपन आधे घंटे में निपटा सकते थे। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है। प्रथम 10 वर्ष की उम्र में विकास, 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपको याद होगा 10 से 13 वर्ष की उम्र में विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एलएच, टायरोसिन, थाइमोसिन या एडीएच में से कौन सा है? थाइमोसिन है। याद है कि नहीं? थाइमस ग्रंथि से निकलता है। और इसके अलावा आपको मालूम है कि यहां पर कि इस किशोरावस्था की अवधि में विकास को नियंत्रित यह करता है, लेकिन उसके बाद किशोरावस्था के मतलब स्टार्टिंग तक विकास ये नियंत्रित करता है, लेकिन उसके बाद 13 से लेकर 18 तक की विकास को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? एसटीएच। बताया था हमने, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो वो वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये देखिए यहां पर क्या बोला गया है, लार ग्रंथियां। ठीक है ना, लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां अब भी अपन ने पढ़े थे स्तरित घनाकार में, पढ़े थे। हाँ, तो यहां पर लिखा है, देखो क्या लिखा है, कर्ण पूर्व मतलब पैरोटिड, अधोजंभ मतलब सब मैक्सिलरी, और अधोजिह्वा मतलब सबलिंगुअल ग्रंथियां निम्न में स्थित होती हैं। तो भाई ये लार ग्रंथियां हैं, ये कहां पर पाई जाएंगी? मुख गुहा में, मतलब बकल कैविटी में मिलेंगी। अमाशय, फेफड़े और आंत में थोड़ी मिलेंगी। सही बात है कि नहीं? तो ये लार ग्रंथियां हैं। तो चलिए, ये भी दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान था। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोशिकाएं जो कार्य में सुरक्षात्मक होती हैं, दो या दो से अधिक परतों में पाई जाती हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। कोशिकाएं जो कार्य में कैसी होती हैं? सुरक्षात्मक, और दो या दो से अधिक परतों में पाई जाती हैं। तो सीधी सी बात है, जिनका कार्य है सुरक्षा और जो दो या दो से अधिक परतों में मिलती हैं, तो उन्हें नाम दिया जाता है क्या? स्तरित उपकला। अब भी पढ़े ना अपन ने, अब भी अपन ने पढ़े कि सुरक्षा का काम मेन जो है वो स्तरित उपकला का है, और वो दो या दो से अधिक परतों में मिल सकता है। ठीक है, तो बहुस्तर उपकला आएगा यहां पर। इसको अपन स्तरित उपकला भी बोल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, ये भी कॉपी से आया है। क्या क्वेश्चन है ये? सामान्य श्वास के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? तो सामान्य श्वास के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु का आयतन प्रवाही आयतन कहलाता है, जिसका मान 300 से 500 ml होता कि नहीं होता? तो प्रवाही आयतन को अपन किस नाम से जानते हैं? टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, प्रवाही आयतन। सामान्य श्वास मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी अपन रिलैक्स बैठे हैं, कोई भारी काम या कसरत नहीं हो रही है, हवा आराम से आ रही है, हवा आराम से जा रही है। ठीक है, तो सामान्य श्वास के दौरान ली गई और छोड़ी गई वायु का जो आयतन है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे ज्वारीय आयतन कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये अपने को याद रखना है। इसको प्रवाही आयतन भी कहते हैं, मान इसका 300 से 500 ml होता है, ये हमने लिखवाया है। फिर देखो क्या लिखा है, इतना सरल क्वेश्चन। ठीक ना, एड्स किसके द्वारा संक्रमित नहीं होता? मतलब कोई व्यक्ति, वो कौन सा लक्षण है जिससे एड्स से बच सकता है? तो लैंगिक संपर्क से तो होता है, रक्तादान से तो होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता। ठीक ना, और क्या लिखा है? ये क्या है? बीजांडासन से भ्रूण। हाँ, अरे ये बीजांडासन लिख दिया है। प्लेसेंटा से फीटस, अब सही है, प्लेसेंटा से फीटस जाएगा। मैंने कहा बीजांडासन तो ये पौधे में होता है। ठीक है, और ये गलत लिखा है ना। क्या होता है? बीजांडासन मतलब होता है प्लेसेंटेशन। ठीक है ना, उसने प्लेसेंटा लिख दिया तो ये हिंदी गलत लिख दिया उसने। ठीक है ना, अपरा से भ्रूण में लिखना था तो बिल्कुल हो सकता है अपरा से भ्रूण में, क्योंकि अपरा किसका हिस्सा है? अपरा जो है वो मानव के शरीर का, मतलब माता के शरीर का हिस्सा है, और भ्रूण बच्चे के शरीर का हिस्सा है। सही बात है कि नहीं? तो यदि अपरा से पोषक पदार्थ कहां जाएंगे? भ्रूण में जाएंगे। अपरा से ही होके जाएंगे ना। तो यदि अपरा में एड्स होगा या एड्स के कण होंगे, सीधी सी बात है, माता के शरीर में है तो अपरा में तो होगा, तो अपरा से तो भ्रूण में जाएगा ही जाएगा, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं जाता। मच्छर के काटने से जाता तो शायद इस दुनिया में कोई इंसान बच पाता। आ रही बात समझ में? एड्स से, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो ये तो गलत हो जाता। चलिए
देखिए, अमाशय की उस दीवार का, उस परत का नाम बताइए, अमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जहां पर तंत्रिका और रक्तवाहिनियां हैं। तो अमाशय की दीवार में 4 स्तर पाए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बाहर साइड होता है सिरोसा, अंदर साइड कौन सा होता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद होता है सब म्यूकोसा, उसके पीछे होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है ना। 4 स्तर पढ़े थे ना यही वाले, ठीक है। सबसे अंदर वाला मैंने कहा था याद रखना, और बाहर वाला याद रखना। अंदर वाला म्यूकोसा, बाहर वाला सिरोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब इसने कहा है कि तंत्रिका और रक्तवाहिनियां कहां होती हैं। लैमिना प्रोपिया तो है ही नहीं, म्यूकोसा तो है लेकिन ये तो फर्स्ट वाला है, ये नहीं हो सकता। अब आ गया मस्कुलरिस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, तो राइट आंसर क्या होगा, सब म्यूकोसा, ठीक है ना। सब म्यूकोसा में ये तंत्रिकाएं और रक्तवाहिनियां जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज मैंने नहीं बताई है लेकिन अभी बता रहा हूं, मैंने वहां पर केवल स्तरों के नाम बताए हुए। इसी प्रकार से आंत में 5 स्तर होते हैं, तो एक और स्तर बीच में होता है, उसको कहते हैं पेशी स्तर। 5 स्तर होते हैं वहां पर, ठीक है ना। आमाशय में 4 स्तर होते हैं, और आमाशय में, आंत में 5 स्तर होते हैं। तो 4 स्तर में पहला अंदर वाला म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा और सिरोसा, ये होते हैं। तो तंत्रिका और रक्तवाहिनियां सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है। तो वो एक ही है, और वो कौन सी है, तो हम कहेंगे अवटु या थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अवटु या थायराइड ग्रंथि, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजना पर क्रिया नहीं देती उसे खालिस्तान की स्थिति में कहा जाता है। एक मांसपेशी जो उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देती, मतलब एक ऐसी मांसपेशी जो पूरी तरह से थक चुकी है, हम उसे कोंच भी रहे हैं लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई उत्तेजना नहीं हो रही है। जैसे एक व्यक्ति दौड़ दौड़ करके बहुत थक जाए, उसके पैरों में बहुत ज्यादा थकान हो जाए, उस थके हुए पैरों में आप इंजेक्शन लगाओगे ना, उसको चुभन का एहसास नहीं होगा। कारण, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, शिथिल हो चुका है। उसमें आप इंजेक्शन भी लगाओगे, उसको चुभन का एहसास नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी दूसरी जगह पे लगाओगे तो दर्द होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो निष्क्रिय हो चुका है। अब इसमें क्या दिया गया है देख लो। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टिटेनस। टिटेनस मतलब कौन सी स्थिति हो गई, स्थायी संकुचन की अवस्था, कि पेशियां स्थायी हो चुकी हैं। समेशन, ये तो अपने इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मृत्युंज काठिन्य, मृत्यु के बाद मांसपेशियों का कठोर हो जाना, यह कहलाता है रिगर मॉर्टिस, अर्थात मृत्युंज काठिन्य। कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति का दम जब बहुत ज्यादा तड़पने के कारण निकलता है तो उसके पैर एकदम कैसे हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, हाथ कैसे हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं। आ रही बात समझ में, कई बार आंखें खुली हो जाती हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यक्ति किसी ने जहर खा लिया, ठीक है ना, और उसके बाद वो मरते समय क्या होता है, बहुत तड़पता है। आ रही बात समझ में, तड़पता है। या फिर मान के चलो किसी को एस्थमा का अटैक आया, ठीक है ना, या किसी को अटैक आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति चाहता नहीं कि उसकी मृत्यु हो, तो वो अपने आप को रोकना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हाथ पैर की पेशियां बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, उस दौरान बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती हैं, ठीक। तो हम कहेंगे कि यदि तड़पने के कारण किसी व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद उसके शरीर की जो पेशियां हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसे नाम दिया जाता है क्या, रिगार मार्टिस। और उसके बाद नाम दिया गया है फटिग, अर्थात थकान। तो थकान क्या है, बहुत ज्यादा काम करने के बाद, बहुत ज्यादा भारी काम या कसरत करने के बाद जब हमारा शरीर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा शिथिल हो जाता है, थक जाता है, तो इस स्थिति को अपन नाम देते हैं क्या, थकान और फटिंग। और मैंने बताया कि एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देती, तो भाई ये वाली तो देगी ज देगी, ये तो देगी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये स्थायी रूप से संकुचित हुई है, थकी नहीं है ये, ठीक है ना। ये तो अपने टॉपिक से, इस टॉपिक से हटके है। रिगार मार्टिस ये तो मर ही गया, ठीक है ना, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। थकान, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, जिसमें ये प्रतिक्रिया देगा और ये प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो क्या लिखा है, एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देती उसे खालिस्तान की स्थिति में कहा जाता है। तो उस पेशी को कहा जाता है कि वो थकान की स्थिति में है, इसी कारण वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखा क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखें ये लिखा, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के रूप में भाग लेता है, जैविक उत्प्रेरक।
तो जैविक उत्प्रेरक के रूप में क्या वसा भाग लेती है क्या? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा के स्रोत है। क्या कार्बोहाइड्रेट भाग लेता है? नहीं, ऊर्जा के स्रोत है। विटामिन भाग ले सकता है, शर्करा ये तो ऊर्जा के स्रोत है। विटामिन कैसे? कई विटामिन उत्प्रेरक की भूमिका में होते हैं, जैसे विटामिन ए, ये वृद्धि को प्रेरित करता है हमारे शरीर में। कई विटामिन जो होते हैं ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं, जैसे विटामिन ए, ये किसको प्रेरित करता है? वृद्धि को प्रेरित करता है। जिसके शरीर में विटामिन ए कम है उसको रतौंधी तो होगा, लेकिन उसके शरीर की वृद्धि भी प्रभावित होगी, ठीक है ना। तो कुछ विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो वही बताया गया, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक का एक भाग के रूप में कार्य करता है? जैविक उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन उसके एक भाग के रूप में कार्य करता है। तो हम कहेंगे कुछ विटामिन ऐसे हैं, लेकिन वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट और शर्करा तो एक ही चीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम्हारा कोई तर्क हो यदि किसी प्रश्न को लेके तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही मतलब अपन समझ लें। उंगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं, कहां पर पाया जाता है? तो फिम्बरी जो है आप जानते हैं वो अंडाशय के ऊपर जो क्या होते हैं, उंगली नुमा जो उभार होते हैं, ठीक है। देखना कौन आया। बैठो, आ रहे हैं। तो यहां पर बताया गया है उंगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं। तो फिम्ब्रिया कहां पर पाया जाता है? वो जो अपना अंडा मतलब जो अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय के ऊपर वो उंगली नुमा उभार जो होते हैं वो आकर के क्या होते हैं, लग जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। जिससे जब क्या होगा, जब अंडाणु निकलेगा तो सीधे कहां जाएगा? नलिका के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसी की बात कह रहा है। तो ये कहां पर पाया जाता है? वो जो उसका एम्पुला वाला भाग होता है, तुम्बिका वाला भाग होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। उसका एक चित्र मैंने समझाया था जनन तंत्र का। यदि वो जनन तंत्र का चित्र ग्रुप में आया है तो उसमें देखना फिम्बरी के ऊपर क्या लिखा होगा? एम्पुला, तुम्बिका लिखा होगा। तो याद रखना ये अपन ने मादा जनन तंत्र में देखा हुआ है, ठीक है ना। किसको? फिम्बरी को। तो ये अपने को देखने को मिलेगा कहां पर? तुम्बिका या एम्पुला में देखने को मिलेगा। चित्र ना हो तो मैं चित्र सेंड कर दूंगा, वहां से भी देख लेना। आ रही बात समझ में? अभी अपन क्या इसको हटाएंगे तो फिर से वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी निकाल के दिखा देता। आगे चलते हैं। कुछ गलत हो गया क्या? इसका इनफंडिबुलम दे रहा है, मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए तुम्बिका। मेरे हिसाब से तुम्बिका होना चाहिए। इनफंडिबुलम तो वहां पर होता है, वो पीयूष ग्रंथि में होता है, और पीयूष ग्रंथि में ऐसा अंगुलिनुमा कोई उभार है नहीं। मेरे हिसाब से तुम्बिका होना चाहिए यहां पर। पेपर सेट में क्या है? क्या है? ये वाला है। हाँ तो फिर चेक करके बताएंगे फिर। हमारे हिसाब से तो वही है, हमारे हिसाब से तो वही है तुम्बिका। आ रही बात समझ में? अब उसको चेक करके बताएंगे। और हो सकता है कहीं और भी ऐसी रचना हो, ऐसा भी हो सकता है। तुम्बिका वर्ड दो जगह पे आता है, तुम्बिका वर्ड दो जगह पे आता है। नंबर एक अंडाशय के ऊपर आता है, और दूसरा अंतःकर्ण में आता है। अंतःकर्ण में आता है, याद रखना, ठीक है ना। अंतःकर्ण में कहा? अंतःकर्ण का केंद्रीय भाग जहां पर सेकुलस और यूट्रिकुलस दो चीजें होती हैं। तो यूट्रिकुलस से तीन नलिकाकार रचनाएं निकलती हैं जिनका अंतिम सिरा फूले हुए कोष के जैसा होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, हाँ यार ये भी हो सकता है, राइट। ये जो पीयूष ग्रंथि होती ना, पीयूष ग्रंथि, देखो इसको ये भी कहते हैं उंगली जैसा बहिर्गत भाग। ये हो सकता है। हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मटर के दाने के समान ग्रंथि होती है, मटर के दाने के समान। और उसमें क्या होता है, उसके पीछे से एक व्रंत इस प्रकार से होता है उंगली जैसा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये इनफंडिबुलम भी हो सकता है, इनफंडिबुलन। ये ग्रंथि होती है कौन सी? मास्टर ग्रंथि। और ये होता है क्या? ये जो उंगली जैसी रचना होती है इसको कहते हैं क्या? इनफंडिबुलम। ये हो सकता है, इसके बारे में और देख के मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो ये वहां पर भी पाया जाता है इनफंडिबुलम में। क्या होता है? अंतःकरण में जो यूट्रिकुलस वाला भाग होता है, अंतःकरण भी तुमको समझाना है, एक आध दो क्वेश्चन देखे गए हैं उससे, तो अंतःकरण भी मैं तुमको समझा दूंगा, बहुत सरल सी बात है। तो अंतःकरण के अंदर केंद्रीय भाग जो होता है यूट्रिकुलस और सेकुलस होता है।
यूट्रिकुलस वाले भाग से 3 नलिकाकार रचनाएं निकलती हैं। उन नलिकाकार रचनाओं का अंतिम सिरा फूले हुए कोष के समान होता है, उसको हम कहते हैं तुम्बिका, उसको हम तुम्बिका कहते हैं। लेकिन इसने एक अलग बात बोली है, इसने ये जो फिब्रिया बोला है ना, इसके कारण से मैंने शब्द उठाया था क्या कि फिम्बरी, और फिम्बरी कहां पर होता है, तो फिम्बरी केवल 2 जगहों पे होता है। ठीक, एक मैंने तुमको बताया कहां पर, अंडाशय में, ठीक है ना, अंडाशय के ऊपर जो फैलोपियन नलिका लेके जाती है, इसलिए मैंने तुम्बिका या एम्पुला कहा है। अब देखते हैं शायद उनका अर्थ दूसरा हो। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त समूहन खालिस्तान का एक उदाहरण है। मानव रक्त समूहन खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो मानव रक्त का जो समूह है, मानव के कितने रक्त समूह हैं, 4, ए बी ओ और ए बी, या ए बी और ओ, 4 प्रकार के रक्त समूह हैं। 4 प्रकार के रक्त समूहों का मतलब एक उदाहरण है। तो ये वो पूछना चाह रहा है अपन से, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं उससे याद आएगा। क्या लिखा है, लक्षण को नियंत्रित करने वाले 3 विकल्पी, बिल्कुल सही बात, 3 विकल्पी। लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई भी विकल्पी नहीं, गलत। लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 विकल्पी, गलत, 3 विकल्पी होते हैं। 3 विकल्पी याद है कौन कौन से होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ, ये होते हैं, ठीक है ना। तो इन 3 विकल्पी, इन 3 लक्षण प्रारूपों के आपस में मिलने से 6 प्रकार के जीनोटाइप, नहीं अब इन क्या कहना चाहिए, 3 प्रकार के एलील के आपस में जुड़ने से 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, जिससे 4 प्रकार के क्या आते हैं, फिनोटाइप। तो मानव रक्त के जो 4 समूह हैं, वो 4 समूह किसका एक उदाहरण है, तो इन 3 विकल्पी का उदाहरण है। इन्हीं 3 विकल्पों के कारण वो 4 समूह आए हैं। ये 3 विकल्प ना होते तो क्या होता, समूह कम आते। तो ये 3 विकल्प आ गया, समझ में आ गई बात। फिर आगे चलते हैं, अगला नंबर देखो, हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन की पहचान करें। हृदय द्वारा स्रावित हार्मोन, तो अभी तक अपन ने हृदय को सिर्फ किस लिए जाना है कि वो रक्त का परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो क्या है, एक पंपिंग अंग है, सही बात है कि नहीं। अब देखो गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन जो होता है ये तो अमाशय वाला है, ठीक है। सिक्रेटिन ये तो कहां पर है, ग्रहणी वाला है, ठीक है ना। इरिथ्रोपोएटिन, हाथ उठा ले जो बताएगा ये कहां से वाला है, हाँ बोलो, वृक्क से वाला, बिल्कुल सही बात। ये अमाशय से स्रावित होता है, ये अमाशय से स्रावित होता है, ये ग्रहणी वाला है, ठीक है ना। इरिथ्रोपोएटिन किडनी अर्थात वृक्क वाला है, और ये आलिंद वर्ड लिखा है, फिर तो छांटने की जरूरत ही नहीं, आलिंद वर्ड दिया है, और हृदय का हिस्सा है कौन, आलिंद। तो इस प्रकार से ये करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है कि नहीं। जीव जिसने सर्वप्रथम भूमि में प्रवेश किया था, जो भूमि के ऊपर आया फिर सबसे पहले भूमि में प्रवेश किया, ठीक है ना। पशु तो जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। विषाणु तो पानी से धरती पे आए, ये भी पानी से कहां पर आए, धरती पे आए। पौधे ने सबसे पहले कहां प्रवेश किया, तो हम कहेंगे जमीन में प्रवेश किया था। उसकी जड़ों ने सबसे पहले जमीन में क्या किया था, प्रवेश किया था। ये प्रश्न बड़ा विचित्र था, ठीक है ना, क्योंकि बात आ रही है प्रवेश करने की, कि भूमि के ऊपर से कहां प्रवेश किया, अंदर। लेकिन बड़ा सरल था, लेकिन इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता था। इनमें आ रही बात समझ में, जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि में प्रवेश किया था, तो वो कौन थे, पौधे। आगे चलते हैं, अब उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई थी, पानी में, ठीक है ना। उस समय सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा तेज था, ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ था, पराबैंगनी किरणें तीव्र थीं। आ रही बात समझ में। फिर इसके बाद क्या बना वहां पर, तो फिर पहले तो वातावरण में परिवर्तन हुए, फिर ओजोन परत का निर्माण हुआ, सूर्य का प्रकाश कम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से फिर फिर यूकैरियोटिक बनी, फिर इसके बाद प्रकाश संश्लेषी बनी। फिर धीरे धीरे किसका विकास हुआ, प्राथमिक जीव मतलब शैवाल जैसे जीव बने। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम कहेंगे जंतुओं का विकास हुआ। तो पहली बार इस धरती पर मतलब कौन आया, तो हम कहेंगे पादप जातियां आई, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण नहीं किया होता तो जंतु जातियां कहां से आती, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं पहले वहां पर। आ रही बात समझ में। तो इसलिए हम पहले किसको चुनेंगे, पादप को चुनेंगे। आप देखो क्या लिखा है, मद चक्र मतलब रजोधर्म, ठीक है ना। मद चक्र मतलब रजोधर्म अर्थात एस्ट्रस साइकिल की अवस्था जिस पर फेरोमोन स्रावित होता है। तो
मध चक्र जो होता है वो किसके कारण से आता है भाई? फेरोमोन स्रावित होता है। ये मध चक्र की अवस्था कह रहा है, मध चक्र की अवस्था तो अपन ने पढ़े नहीं है मुझे लगता है ना, जिस पर फेरोमोन स्रावित होता है। लेकिन इसमें अपन चुनना चाहें एस्ट्रस, प्रोएस्ट्रस, डाइएस्ट्रस और क्या लिखा हुआ है मदहरास। तो ये चारों अवस्थाएं मध चक्र की हैं। लेकिन इसमें उसने कहा है क्या? फेरोमोन। फेरोमोन जानते हैं क्या होता है? ये वे पदार्थ होते हैं जो हार्मोन से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन गंध के माध्यम से अपनी सूचना पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर क्या दिया है? मध दिया हुआ। तो अभी अपन इसी के साथ जाएंगे। अभी ये टॉपिक हमारा स्किप हो जाता है, इसको आगे हम बताएंगे। ठीक है, आपको मध चक्र की अवस्थाएं यदि अपने सिलेबस में होगा, अपनी बुक में कहीं नहीं है मध चक्र की अवस्थाएं, लेकिन होगा तो उसको हम आगे आपको बताएंगे। और खास तौर से फेरोमोन स्रावित होता है, तो इसने लिखा मध या एस्ट्रस में। ठीक है, इसको देख करके बताएंगे कल। देखिए क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, मतलब एक प्रश्न अपने लिए कठिन आया अभी तक में। ऊपर के सारे सरल क्वेश्चन थे, ये एकमात्र प्रश्न कठिन आया है। इसमें क्या लिखा? वर्तमान में भारत में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर भयानक है, इसे नियंत्रित रखने का तरीका क्या है? विवाह की आयु बढ़ा करके तो सरकार ने तो बढ़ाई दी है, ठीक है ना। फिर केवल अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करके, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। ये कार्यक्रम भी अपनाया जा रहा है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है कि भाई जनसंख्या वृद्धि होगी तो बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। उपरोक्त सभी, इसको तो नीचे लिखना चाहिए। क्या लिखा है? केवल जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोगों को बढ़ावा देकर, ये भी सही है, जन्म नियंत्रण के उपायों को बढ़ावा देकर। तो ये उपरोक्त सभी जो है ये इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर के दोनों सही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए, प्रतिरक्षा सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान की कोशिकाओं की क्षति और विनाश के परिणाम स्वरूप प्रतिरक्षा में कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक रोग होते हैं। तो हमारी प्रतिरक्षा में कमी तब आती है जब हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कम होते हैं, और हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कम तब होते हैं जब बी सेल्स और टी सेल्स हमारे शरीर में क्या होती हैं? संख्या में कम होती हैं। और बी सेल्स और टी सेल्स का संबंध किससे है? थाइमस ग्रंथि से, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। प्रतिरक्षियों का निर्माण तो भाई यहीं से शुरू होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपन ने पढ़ा था परिपक्वन वाला एक टॉपिक पढ़ा था, याद करो, टी सेल्स, इनका परिपक्वन कहां पर होता? थाइमस ग्रंथि में। तो ये ज्यादा जरूरी था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मुझे समझाना है, ये एक चित्र में आएगा। मैं मतलब आपको अभी एक दिन पीबीआर 322 का चित्र, हो सकता है वो दिन कल ही हो, ठीक है ना, कई दिन से सोच रहा था। पीबीआर 322 का एक चित्र जो अपनी बुक में दिया गया है, उस चित्र को समझाना है मुझे। उस चित्र के अंदर कुछ खास बातें आपको जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न उसी से आया है कि पीबीआर 322 में जो दो स्थान पाए जाते हैं, पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट स्थलों के मध्य एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन किया जाता है। मतलब यहां पर कह रहा है कि इन स्थानों पर एक जीन को बाहर से क्या किया जाता है? अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो परिणामी प्लाज्मिड में खालिस्तान प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा क्या? टेट्रासाइक्लिन। इसका राइट आंसर आएगा टेट्रासाइक्लिन। ये वहीं पर बताया जाएगा आपको उसी चित्र में, ठीक है। पीबीआर 322 में जो दो जगह होती हैं, पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट, याद रखिएगा, इन स्थानों पर एक जीन को बाहर से हमें क्या करना है? अंदर डालना है, ठीक है ना। तो परिणामी प्लाज्मिड में, तो जो फाइनल जो प्लाज्मिड बनेगा, उस प्लाज्मिड में प्रतिजैविक युक्त माध्यम में, किस प्रतिजैविक युक्त माध्यम में वृद्धि करने की क्षमता आ जाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि हम इस पीबीआर 322 में बाहरी जीन को प्रविष्ट जब कराएंगे, ठीक है ना, इस जगह पे, तो इसमें किस प्रतिरक्षी माध्यम में, किस प्रतिजैविक माध्यम में जीवित रहने की क्षमता आ जाएगी? तो हम कहेंगे टेट्रासाइक्लिन एक बहुत अच्छा प्रतिजैविक है, जो कई प्रकार की वृद्धि को क्या कर देता है? अवरोधित कर देता है। पीबीआर की वृद्धि को भी क्या कर सकता है? अवरोधित कर सकता है। लेकिन इसमें इन स्थानों पर जब एक जीन को इंजेक्ट किया जाएगा, तो इसमें वो क्षमता आ जाएगी कि वो टेट्रासाइक्लिन के माध्यम में भी अपने आप को जीवित रख सके। याद रखिएगा, इसका चित्र दिया है, देखना आप, मैं यहां बोर्ड पे आपको बताऊंगा, कल हो सकता है वो समय। ये देखिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? मासिक धर्म में
किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? तो ये कई बार पढ़ चुके हैं अपन, क्या? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। किस समूह में प्रजनन की विधि केवल लैंगिक है? ठीक है, आप याद करो, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा यहां पर अपन ने पढ़े थे। तो जो नॉन कार्डेटा है ये दिए गए हैं। पॉरीफेरा ये तो सबसे पहला था, इसमें अलैंगिक जनन होता है। प्रोटोजोआ अलैंगिक जनन, सिलेंट्रेटा अलैंगिक जनन, टीनोफोरा इनमें विकसित है, और ये कौन सा है? लैंगिक जनन दिखाता है। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा? किस समूह में केवल लैंगिक जनन होता है? आ रही बात समझ में? इनमें क्या होता है? अलैंगिक। और एकमात्र समूह टीनोफोरा ऐसा है जिनमें कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसको
हेलो, आने लगी आवाज? हेलो, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 20। निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिका की विशेषता नहीं है? कोशिकाएं एक विशेष स्थिति तक ही सीमित रहती हैं, गलत। ठीक है ना? कोशिकाएं तो निरंतर वृद्धि करती रहती हैं, तो एक स्थिति तक तो सीमित रह ही नहीं सकती, तो यही विशेषता नहीं है। इस पर आपने चर्चा कर लिया होगा। स्थानांतरण का प्रदर्शन करती है, सही है। विभेदन, विभेदन से नहीं गुजरती हैं। विभेदन मतलब भिन्नन उनमें नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। वो अपनी मतलब अपनी संरचना को एक सा बनाए रखती हैं, तभी तो कैंसर सेल्स कहलाती हैं वो। क्योंकि विभेदीकरण हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे वो दूसरा गुण धारण कर लेंगे, लेकिन वो कैंसर सेल्स ही बनी रहती है हमेशा। विभेदीकरण नहीं होता, भिन्नन नहीं होता, कहने का मतलब। आ रही बात समझ में? यहां से देखते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आकर ये एक दूसरे को अवरोधित नहीं करती, एक दूसरे का विरोध नहीं करती। वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नहीं आ रहा। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, इनहिबिट करना मतलब क्या होता है? रोकना, अवरोधित करना। कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क में। तो जब विभाजन करेंगी, एक दूसरे से सटेंगी, तो ये एक दूसरे की वृद्धि को रोकती नहीं है, बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। कैंसर सेल्स लगातार बहुत तेजी से विभाजित होती हैं, ये अपने को पता है, बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। लेकिन विभाजित होने के दौरान जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये एक दूसरे की वृद्धि को अवरोधित नहीं करती हैं। ये याद रखना। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। बड़ा गजब का नाम आया था, संस्पर्श संदमन। ठीक है ना? इधर से समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक गैर सामरिक, ये देखो नया वर्ड, तो इसको क्या कहते हैं? एक्स सिटू। एक अपन ने पढ़ा था क्या? इन सिटू। ये क्या है? एक्स सिटू। तो निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक गैर सामरिक मतलब एक्स सिटू संरक्षण विधि है? तो एक्स सिटू संरक्षण विधि देखो, बायोस्फीयर रिजर्व तो इन सिटू है, ये हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान ये तो इन सिटू है, अभ्यारण्य इन सिटू, यही राइट आंसर है। निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये नोट कर लेना आप। कहां पर? एक्स सिटू में। तो वो तो अलग ही समझ में आ जाएगा रे। इन सिटू याद रहेगा तुमको, तो एक्स सिटू तुमको अलग ही समझ में आएगा। लेकिन तुम लिख लो क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है ना? निम्न ताप परिरक्षण, जैसे वो बीज के लिए किया जाता है ना कम ताप पर, जैसे अपन अपने घर में फ्रिजों में करते हैं। फ्रिज में अपन कम ताप पर पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, बस वही चीज है, निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। चलो आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। ये तो मछली खाने वाले बता सकते हैं, अपन तो शाकाहारी हैं। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य मीठे पानी फ्रेश वाटर की मछली है? तो मीठे पानी की जो मछली है, सारडाइन, हिल्सा, मैकेरल, कॉमन कार्प। अच्छा ये कॉमन कार, ये तो बिकने आती है, पता है। इसको अपने एरिया में कहते हैं कामन कार, कामन कार कहते हैं, जबकि इसका नाम क्या है? कामन कार्प। ठीक है ना? तो ये अपने एरिया में बिकने आती है। ठीक है ना? ये नदियों में, तालाबों में पाली जाने वाली क्या है? मछली है, याद रखिएगा। तो ये राइट आंसर है। बाकी ये सब कौन सी हैं इसका मतलब? सारडाइन, हिल्सा, मैकेरल, ये कौन सी हो गई? लवण युक्त जल में, खारे पानी में पाई जाने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है देखो, एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार नहीं है? एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता आधार नहीं है? संगठन के स्तर, सममिति, व्यापक वर्गीकरण के लिए शारीरिक गुहा या प्रगुहा। एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए संगठन स्तर तो दिखाना पड़ेगा। वर्गीकरण में अपन ने सम्मिति को भी लिया है, शारीरिक गुहा भी लिया है, गमन अपन ने कहीं नहीं लिया है। याद करो अच्छे से, जब मैंने आपको वर्गीकरण समझाया है, जब मैंने आपको वर्गीकरण समझाया है, तो वर्गीकरण में संगठन का स्तर, कि शरीर द्विस्तरीय है कि त्रिस्तरीय, बार बार चर्चा की है मैंने। जब वर्गीकरण मैंने बताया है, तो सम्मिति के ऊपर चर्चा की है मैंने, सम्मिति, अरे ये सम्मित है कि द्विपार्श्व सम्मित है, ये चर्चा की है। जब मैंने वर्गीकरण पढ़ाया है, तो गुहा के बारे में चर्चा की है कि देह गुहा है कि नहीं है, वास्तविक है कैसी है, इसकी चर्चा हुई है। लेकिन कहीं भी गमन मतलब लोकोमोशन की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? गमन।
एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण की कौन सी विशेषता आधार नहीं है? तो गमन। ठीक है, ये विशेषता आधार नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है मन में? नहीं नहीं, ये अपन एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, जंतु जगत के लिए बात कर रहे हैं, तो वो, हाँ, वो अलग चीज हो गई। गमन मतलब क्या होता है? लोकोमोशन मतलब क्या होता है? एक होता मूवमेंट और एक होता लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब होता प्रचलन, प्रचलन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है ना? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है ना, ये हम कहेंगे एनिमेलिया के व्यापक वर्गीकरण की विशेषता के लिए आधार नहीं माना गया है, क्योंकि हर जंतु में ऐसा नहीं होता कि वो ज्यादा दूरी तय कर पाए, ठीक है ना? जैसे मनुष्य भी क्या होता है, एक निश्चित एरिया में बंधा रहता है, जहां रहता है, काम में गया, फिर लौट के अपने एरिया में आ जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो दूर दराज में गए फिर वहीं रह जाते हैं। आ रही बात समझ में? या जब भी जंतु की बात नहीं कर रहे थे अपन, कि जंतु क्या कहना चाहिए, कभी कभी मतलब भोजन की तलाश में, एक अच्छे निवास की तलाश में, साथी की खोज में बहुत दूर निकल जाता है और रास्ता भटक के फिर वो वहीं रह जाता है। आ रही बात समझ में? तो वो जैव विविधता का एक कारण है, लेकिन उसको मेन कारण नहीं माना गया है, वर्गीकरण का मेन कारण उसको नहीं माना गया, क्योंकि किसी किसी के साथ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये मेन है, ये वर्गीकरण में आए हैं टॉपिक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? कोलेजन तंतु जानते हो? कोलेजन तंतु मतलब होता है सफेद धागे के समान तंतु, और एक होते हैं इलास्टिन, पीले इलास्टिन तंतु जो खिंचने वाले होते हैं, ठीक है ना? तो कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा कहां पर होगी? शिशुओं में होगी। तो शिशुओं में तो इलास्टिन की होती है यार, भ्रूण में इलास्टिन, वृद्ध वयस्क, वयस्क में होना चाहिए, ठीक है ना, वयस्क में होना चाहिए। क्योंकि यदि बात करें, मैंने कहा धागे के समान, यदि आप कहें कोलेजन ज्यादा मात्रा में किसमें होगा, तो सबसे पहले ये देखो, हड्डियां सबसे ज्यादा किसकी मजबूत होंगी? किसी बच्चे की होंगी, किसी वयस्क की होंगी, कि वृद्ध की होंगी? वयस्क की होंगी, ठीक है ना? क्योंकि कोलेजन प्रोटीन जो होते हैं, ठीक है ना, वो रेशेदार प्रोटीन होते हैं, धागे के समान प्रोटीन होते हैं, और ये कहां पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टेंडन्स में। टेंडन पढ़े, कंडरा, और लिगामेंट, लिगामेंट रबर वाले, लिगामेंट जो अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगे। आ रही बात समझ में? और अपन ऐसा करे तो खिंच गए, और फिर ऐसा किए तो फिर ढीले हो गए। आ रही बात समझ में? ये, लेकिन टेंडन कौन से होते हैं? जो हड्डियों के बीच में है, जो हड्डियों के बीच में है, और हड्डियों को अपनी जगह से हटने से रोकते हैं। जैसे हमने ऐसा किया तो हमारी हड्डी निकल के ना भाग जाए, जुड़ी रहे। आ रही बात समझ में? तो यहां पर पाए जाते हैं क्या? टेंडन, कंडरा पाए जाते हैं। अब अपनी अस्थि, यदि मान के चलो यहां पर क्या होते हैं? लिगामेंट, तो फिर अस्थि जोड़ से हट सकती थी। आ रही बात समझ में? लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कोलेजन की मात्रा का यदि अंदाजा लगाना हो, तो ये सोच लो कि हड्डियां सबसे ज्यादा किसकी मजबूत होती हैं? तो वयस्क की होती है, इसलिए हम वयस्क के साथ जाएंगे, यहां पर शिशु के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। हृदय के किस भाग में कंडरज्जु रज्जु पाई जाती है? देखो, सेम टू सेम कॉपी से क्वेश्चन आया है। हृदय के किस भाग में कंडरा रज्जु मतलब कार्डी टेंडिनी पाया जाता है? तो कार्डी टेंडिनी तंतु जो होते हैं, याद होगा, निलय की दीवार में पाए जाते हैं, और ये त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट को निलय की दीवार से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? वेंट्रिकल में पाए जाते हैं, मतलब निलय में पाए जाते हैं। अगला नंबर देखो क्या लिखा है। किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन कैलोरी मान की कमी हो जाने पर एक बीमारी हो जाती है, जिसे निम्न कहा जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसे कहा जाता है, एक नाम दिया गया है, प्रोटीन अनियमितता कहा जाता है। यदि किसी बच्चे में यदि किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले, यदि किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिले, नंबर एक, उसे पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन ना मिले, तो क्या होगा? उसमें मतलब एक रोग होता है जिसका नाम है सूखा रोग, मरासमस क्वाशियोरकर, ठीक है ना, सूखा रोग होता है उसको। तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, ये मिल गया अपने को, ठीक है ना, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर भी दिया गया है, लेकिन यहां पर तो यहां सूखा रोग आएगा। क्या आएगा? सूखा रोग। क्वाशियोरकर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन प्रोटीन अनियमितता के कारण से होता है वो भी, ठीक है? इसका उत्तर क्या दे रहा? सूखा रोग। तो अपन इसी के साथ जाएंगे। प्रोटीन अनियमितता का कारण तो यही है, असंतुलित भोजन के कारण से यह भी होता है, लेकिन प्रोटीन अनियमितता का कारण क्या है? सूखा रोग। ऐसे बच्चे के
गाल वगैरह अंदर चले जाते हैं, शरीर की जो हड्डियां हैं वो दिखने लगती हैं, हाथ पैर एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है प्रोटीन अनियमितता में। आ रही बात समझ में? इसे नाम दिया जाता है सूखा रोग। ये आपको कहां पर मिलेगा? ये 9वीं की बुक में मिलेगा आपको, वहां पर है ये। 10वीं में नहीं है, 11वीं में नहीं है, 12वीं में भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, 9वीं की बुक में है। लेकिन ये किसी बच्चे में एक ही समय पर प्रोटीन और कुल भोजन की कमी होने पर जो बीमारी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सूखा रोग या मरासमस। ये देखो क्या लिखा है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसत जीवन अवधि क्या है? 60 वर्ष। याद रखिएगा, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसत जीवन अवधि क्या है? 60 वर्ष। आ रही बात समझ में? मतलब 60 वर्ष औसत आयु। अब बंदा अपने आप को अच्छे से रख ले, पोषक तत्व पर्याप्त ले, तो 70-80 निकाल लेगा। कई देखे 100 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो कई ऐसे होते हैं जो 30-35-25 में ही चले जाते हैं। सही बात है कि नहीं? किसी दुर्घटना के कारण नहीं, किसी बीमारी के कारण, कमजोरी के कारण। आ रही बात समझ में? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसत आयु 60 वर्ष है। अब देखो यहां पर ये है 60.4 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अपन यदि भारतीय मनुष्य की देखें, ये विश्व के हिसाब से भारतीय मनुष्य की औसत आयु 70 वर्ष, 65 से 70, ठीक है, 65 से 70, क्योंकि वो काम ज्यादा भारी करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इनकी औसत आयु जो 65 से 70, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा है, ठीक है ना। उसने विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य की औसत आयु, भारतीय मनुष्य नहीं लिखा, ठीक। तो यहां पर ये 60 वर्ष आएगा भाई, ये वाला। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति में रक्त प्लाज्मा प्रोटीन को आधान किया गया था, जिसे एक ऐसे व्यक्ति से एकत्र किया गया जो विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रतिरक्षित है। इस मामले में व्यक्ति को किस प्रकार की प्रतिरक्षा मिलेगी? ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाई हुई है। कहां पर? ये कोरोना वाले टॉपिक में समझाई थी मैंने, ठीक है ना। जब बीच में चर्चा नहीं हुई थी इम्यूनोग्लोबिन वाला टॉपिक, मैंने कहा था कि एक व्यक्ति को कोरोना हो गया, फिर उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, दवाई गोली दी गई, बहुत सारे तो निपट गए, लेकिन कुछ व्यक्ति कोरोना से लड़के जीत गए, बच गए, ठीक है ना। क्यों? उनके शरीर में ऐसे प्रतिरक्षी पैदा हो गए जिन्होंने कोरोना वायरस को जीतने नहीं दिया। तो फिर क्या किया गया? ऐसे लोगों का जो प्रतिरक्षी पदार्थ है सीरम, वो निकाला गया, और निकाल करके फिर बीमार लोगों को दिया जाने लगा। तो पता चला कि वो ठीक हो गए, पता चला कि वो ठीक हो गए। याद रखिएगा, तो वो उस समय के लिए कौन सी प्रतिरक्षा थी? तो हम कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा थी। सक्रिय तब होती जब आप जीवित जीव को डालते। आपने तो वहां पर क्या किया है? प्रतिरक्षी को डाला है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाएगा। समझ में आ रही बात? सक्रिय प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा तो उस व्यक्ति के शरीर में आई जो खुद लौट के आया, ठीक है ना। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब आपने किसी व्यक्ति से निकाल के और किसी दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित किया, तो यह कहलाएगी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बात समझ में आई? याद रखिएगा, निष्क्रिय क्यों? क्योंकि आपने जीवित टीका नहीं दिया है सामने वाले को, आपने प्रतिरक्षियों का द्रव रूप दिया है, इसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाएगा। ये एक अजीबोगरीब क्वेश्चन क्या लिख रहा है, मनुष्य में खालिस्तान होने के कारण वानर से भिन्न है। वानर मतलब बंदर, परिग्रहण हाथ, तो वो भी ऐसे ही खाते हैं, हाथ से अपन भी खाते हैं। भुजाओं की तुलना में लंबे पैर, ये हो सकता है क्योंकि हमारे पैर लंबे हैं उनकी भुजाओं की तुलना में। उभरे हुए जबड़े, अपने भी हैं उनके भी हैं। कंदुक खलिका संधि, उनकी भी है अपनी भी है, ठीक है। तो ये हो सकता है, भुजाओं की तुलना में लंबे पैर, ठीक है, ये राइट आंसर है। परिग्रहण हाथ मतलब ग्रहण करने के लिए हाथ, तो वो भी यूज करते हैं सेम टू सेम अपने जैसे, तोड़ के और खाते हैं, ठीक है ना। उभरे हुए जबड़े उनके भी हैं और हमारे भी हैं, ठीक है ना। कंदुक खलिका संधि उनकी भी हमारी भी, वो भी अपने हाथ को अच्छे तरीके से घुमा सकते हैं, उनमें भी पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, और उनकी कलाइयों की कंदुक खलिका संधि तो अपन से भी बेस्ट है। वो पकड़ के और जो झूलते हैं, देखे हो तुमने, ठीक है ना, पूरा गोल घूम जाते, तो उनसे भी मतलब अपने से भी बेस्ट है उनकी, लेकिन है उनमें। लेकिन ये चीज, भुजाओं की तुलना में लंबे पैर, उनमें देखना अगले पैर और पिछले पैर कैसे हैं, एक जैसे, लेकिन हमारे देखो हाथ छोटे हैं और पैर कैसे हैं, लंबे हैं। सही बात है कि नहीं? आ गई बात दिमाग में?
अब ये देखो क्या लिखा, त्रिपद नामकरण नामों को संदर्भित करता है। त्रिपद नामकरण नामों को संदर्भित करता है। तो त्रिपद नामकरण में जो तीसरा नाम है वो किसको संदर्भित करता है, ऐसा पूछ रहा है क्या? प्रजातियों के स्तर के नीचे के वर्गक को, मतलब उपजाति को, ये हो सकता है। पादप वर्गक के लिए, पशु वर्गक के लिए, सूक्ष्म जीवियों के लिए। तो यार त्रिनाम नामकरण पद्धति जो है वो तो इन सब के लिए है, लेकिन त्रिनाम, प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। त्रिनाम नामकरण का प्रयोग किसको संदर्भित करने के लिए किया गया है? तो प्रजाति के स्तर से नीचे जो क्या होती है, उपजाति, उसके लिए इसको क्या किया गया है, प्रयोग किया गया था। त्रिनाम नामकरण पद्धति के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक ही जाति के जीवों में जब क्या देखने को मिलने लगी, विविधता, कि ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य, लेकिन ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, मतलब इनकी कोई उपजाति है, ठीक है, तब आवश्यकता पड़ी। तो प्रजाति मतलब जाति के स्तर से नीचे वर्गक के लिए, मतलब उपजाति के लिए त्रिनाम नामकरण का प्रयोग जो है वो किया गया। तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि केवल पादप वर्गक के लिए यूज किया हो या पशु वर्गक के लिए, सूक्ष्म जीवियों के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये जाति के नीचे एक और वर्गक होता है जिसको कहते हैं क्या, उपजाति, उसके लिए त्रिनाम नामकरण पद्धति का आविष्कार किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आता है कौन, इंग्लिश। तो इंग्लिश को लेकर के आएंगे अभी हम थोड़ी देर से आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये सभा हमारी समाप्त होती है। शिवानी चंद्रोल कहना चाह रही हमारे जबड़े कहाँ उभरे हुए हैं। तो हमारे जबड़ों की व्यवस्था बंदर के जबड़ों के जैसी है, ठीक है ना। एक बार उनको देखना और अपने को देखना। अब देखो, भौगोलिक परिवर्तन तो थोड़ा बहुत होगा ना, हम मनुष्य हैं और वो कौन है, बंदर। लेकिन ऐसा है, व्यवस्था को गौर करना, दांतों की व्यवस्था को गौर करना, जबड़े को देखना। उनके ज्यादा उभरे हैं, अपने कम उभरे हैं, लेकिन उभरे तो है ना भगवान अपने भी। 1599 वाला रिचार्ज कब तक चलेगा, 4 महीने तक चलेगा। 1599 वाला रिचार्ज 4 महीने तक चलेगा भाई। अब डेट 1 महीने आगे बढ़ गई तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि मान के चलो घट जाए तो फिर तो रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने 4 महीने इसलिए वैलिडिटी रखी थी जुलाई तक की, लेकिन वो और आगे बढ़ा दिया उसने।